केडी सर, आपका भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आपके विचार दुनिया तक पहुँचे। आज जो फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति है उस पे जो बहुत लोग मंथन और अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप हिंदी सिनेमा में बहुत साल आपने दिया है, बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन किया है। अब आपने एक नई शुरुआत की थी निरहुआ रिक्शा वाला से, जो मील का पत्थर साबित हुई। वो दौर और आज का दौर, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, नमस्कार। मैं अपनी राय रख रहा हूँ इस बारे में। मैं आया तो हिंदी सिनेमा से। मैंने हिंदी में बहुत काम किया था और फिर भोजपुरी में मैंने पहली पिक्चर बनाई थी निरहुआ रिक्शा वाला। काफ़ी अप्रिसिएशन मिला उस पिक्चर को। हालात काफ़ी सुधर गए थे। इससे पहले आया था ससुरा पैसे वाला, उसके बाद मेरी पिक्चर आई, काफ़ी हालात सुधर गए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुधर गया, लोग बाग एक भोजपुरी को अलग नज़रिए से देखने लगे, बहुत तरक्की मिलने लगी, सब कुछ हुआ। निरहुआ रिक्शा वाला के बाद मुझे भी बहुत काम मिला, बहुत प्रोड्यूसर आए मेरे से डायरेक्शन कराने के लिए, बहुत सी पिक्चरें मैंने की और कोशिश यही की कि हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा करता जाऊँ भोजपुरी के लिए। और क्योंकि क्या है, भोजपुरी की इतनी बड़ी आबादी है और एक तमिल तेलुगु सब लोग ये बात करते हैं कि वो इंडस्ट्री कहाँ चली गई, भोजपुरी कहाँ चली गई। गलती हम लोग की है, उसके अंदर बहुत सी गलती हम लोग की है। उसका कारण क्या है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉम हैं, फिर हमारे एग्जीबिटर्स हैं, और जिस हिसाब से पिक्चर का प्रचार होता है, जिस हिसाब से उसकी पब्लिसिटी होती है और जिस हिसाब से कलेक्शन जो होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो देखो, प्रोडक्ट बनाना अच्छा बुरा सब लैंग्वेज में बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 पिक्चर हिंदी में बनी है तो 100 की 100 हिट होती हैं। वही तमिल तेलुगु का होता है, सबकी सब हिट नहीं होती। कुछ ना कुछ उसमें 15-20% पिक्चरें अच्छी जाती हैं, बाकी 80% सब लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है। लेकिन चीज़ क्या होता है कि आज की तारीख में नहीं चलने पर भी हिंदी वाले सर्वाइव कर जाते हैं, तमिल तेलुगु वाले सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब ये रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, अगर इसको पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें हो, बड़ी बड़ा लंबा हो जाएगा हमारा इंटरव्यू। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आती, आज अच्छी कहानियां क्यों नहीं आ रही हैं? बहुत सारी फिल्मों को देखकर रवि किशन जी ने भी कहा, संसद में भी कहा कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता का दौर जारी है। क्या आपके विचार से ऐसा नहीं लगता कि उस अश्लीलता को समाप्त करने की ज़रूरत है? 100% समाप्त करने की ज़रूरत है। आज तो देखो, हर मिनिस्ट्री लेवल तक ये बात चली गई है। जब तक ये OTT प्लेटफॉर्म आया था तो मिनिस्टर लेवल भी उस बारे में दखल-अंदाज़ी कर रहा है और कह रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में देखो क्या रहता है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो ऑडियंस को पसंद आती है वो इंसान डालता ही है। चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे हिंदी ले लो, तमिल ले लो, तेलुगु, बंगाली ले लो, डालता है वो। इट्स नॉट दैट, बट द थिंग इज़ दैट कि यू शुड नॉट क्रॉस योर लेवल। एक हद तक ठीक रहती है जो चीज़ें बड़ी सोफिस्टिकेट अच्छी तरीके से पेश करके अच्छा करके करें, लेकिन ये डायरेक्ट जो हमारे भोजपुरी वाले पहुंच जाते हैं ना भैया, कमर के नीचे कमर ढूंढी और ये सब उसी में जो होता है उसी में रह जाते हैं। तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वल्गरिटी तो बहुत कुछ होगा नहीं। देखो, वल्गरिटी के लिए OTT प्लेटफॉर्म को आज इतना स्ट्रिक्ट लिया जा रहा है कि सब मत करो, तो ऐसी कुछ नहीं। और कहानी, रही बात कहानी की, घरेलू की, आज देखो मद्रास की हर पिक्चर आप देखेंगे तो इट्स अ फैमिली रिलेटेड सब्जेक्ट ही होता है उनका। जैसे मद्रास से आपने बात की तो मुझे याद आया, अभी जो दौर चल रहा है उस दौर में डायरेक्टर
दिनकर कपूर ने, केडी जी ने अभी एक शानदार फिल्म बनाई है जान लेबू का। आपको कहाँ से ये कहानी पर लगा कि ऐसा काम होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी तरह से पारिवारिक चित्र बनाया है, तो क्या इस अश्लीलता के दौर पे पारिवारिक चित्र कहाँ तक सक्सेसफुल होगा? देखो, पिक्चर अच्छी बनी हो, आज निरहुआ रिक्शा वाला भी मैंने बनाई थी, पिक्चर अच्छी बनी हो, पब्लिक को पसंद आनी चाहिए। और हमने बड़ी फैमिली साफ सुथरी पिक्चर बनाई है, एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई है, मतलब ऑडियंस थिएटर के अंदर आए और सिर्फ एंजॉय करे पिक्चर को, वहाँ तक आप करेंगे जब तक ठीक है। लेकिन आप वल्गरिटी से तो आप जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। एक पब्लिक भी आजकल के देखो, कोई फैमिली वाला हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की फैमिली को हमने देखा ही नहीं। माँ बाप, भाई भाभी, भाभी को लेकर अगर कोई आए, वो कोशिश ही कोई नहीं करता, क्योंकि मालूम है पता नहीं कब थिएटर के अंदर क्या कुछ चीज़ देखने को मिल जाएगी जो हम हमारे परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो वो चीज़ के लिए ही डरती है पब्लिक। अश्लीलता से दूर है क्या जान लेबू का? बहुत बहुत दूर है ही नहीं। असलियत का नाम ही नहीं है हमारी पिक्चर में। एकदम फैमिली ड्रामा, एकदम साफ सुथरी और एकदम एंटरटेनिंग कॉमेडी, उसके साथ में हमने पिक्चर बनाई है। आपने निरहुआ के साथ फिल्म बनाई थी जो सुपर डुपर फिल्म हुई थी, निरहुआ रिक्शा वाला, और एक लंबा गैप हुआ और उस लंबे अंतराल के बाद पुनः आपने निरहुआ के साथ काम किया। तब के और अब में निरहुआ में जो फ़र्क है, काम करने का जो लगन है, तो जो तरीका है, उसमें क्या कुछ फ़र्क महसूस करते हैं आप? नहीं, वो मैंने जब निरहुआ रिक्शा वाला में दिया था, जब भी मैंने देखा था, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उनमें है, क्षमता है, और वो करते हैं। आज निरहुआ रिक्शा वाला में उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि पूछो मत। कितने बजे भी शूट रखो, एकदम टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे और बहुत बढ़िया काम करते थे। सेम नेचर आज की तारीख में भी उनका वही है। पर थोड़ा सा देखिए क्या है, अब इतना सा जब इतना बड़ा नाम हो गया, इतना सब कुछ होता है, तो थोड़ी बहुत तो फ़र्क इंसान के व्यवहार में हल्का सा आ ही जाता है। वो बिकॉज उनमें नहीं आया है, वो आज वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि कभी कुछ होना, वो उसको मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए वो सब चीज़ें। तो एज अ सुपरस्टार यू हैव टू फेस ऑल दैट। थोड़ा बहुत ठीक है, वो सब में आता है। मैंने तो अब अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी की है, शाहरुख खान बाजीगर में था हमारे साथ, सोल्जर में बॉबी देओल था। तो ऐसी बात नहीं है। आज वो भी थे, मेहनत बहुत करते थे, डे एंड नाइट लगे रहते थे। सुबह 6-6 बजे तक शूटिंग की है हम लोग ने शाहरुख भाई के साथ। लेकिन मेहनत पूरी वैसे जैसे वो करते हैं वैसे ही हमारे निरहुआ भैया करते हैं। पर चीज़ ये क्या है कि थोड़ी बहुत तो वो आ ही जाता है, क्योंकि हमने उसके बाद बादशाह की थी, स्टार्ट की थी उनके साथ एज ए वो बादशाह पिक्चर शाहरुख भाई के साथ। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आता ही है कैरेक्टराइजेशन। ऐसा नहीं है कि मतलब वो इज्जत करना भूल जाते, मान सम्मान देना भूल जाते या कुछ ऐसा, लेकिन थोड़ा सा सुपीरियरिटी थोड़ी सी, वो इतने बड़े स्टार हो गए तो थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो डायरेक्टर शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस। आप बहुत सफल निर्देशकों में से एक रहे हैं। ये नंबर 1 की लड़ाई क्या है सर? किस आर्टिस्ट को आप नंबर 1 में देखते हैं, या ये जो क्राइटेरिया है कि सुपरस्टार निरहुआ हैं या खेसारी हैं, आप क्या देखते हैं? आपके नज़रिए से किसको होना चाहिए सुपरस्टार? देखो, सुपरस्टार का चक्कर जो है वो तो कई सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है, वो राज साहब, दिलीप साहब, देवानंद साहब थे जब से ही चल रहा है। तो उसमें कोई वो नहीं होता कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है। ऐसे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप काम कितना अच्छा कर रहे हैं, आप पिक्चर कैसे बना रहे हैं, पब्लिक को कितना खुश कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपके हिसाब से सर, एक समर्पित कलाकार कौन है आज? नहीं, ठीक है, ऐसा मैंने केसारी जी के साथ काम नहीं किया है। मैंने निरहुआ के साथ किया है, पवन के साथ किया है, रवि जी के साथ किया है, मनोज तिवारी जी के साथ किया है, सबके साथ मैंने काम किया है। और तो देखते हैं तो सब में वो है, सब में क्षमता है अच्छा काम करने की। और मेरे को जो लगता है, इट्स नॉट दैट मैं अगर एक का नाम लूँ तो दूसरों को बुरा लगे, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबके सब आज बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट से हर हीरो आज की तारीख में यही कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर लाया जाए। बस खाली थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है उसको, स्पेशली स्टार्स को। यू हैव टू सपोर्ट योर प्रोड्यूसर, यू हैव टू सपोर्ट योर ऑडियंस, एंड यू शुड नो। जैसे
मैंने बीच में एक छोटा सा आया था, एक मैंने डाला था वो अब मेरे यूट्यूब में वो व्हाट्सअप में एक आमिर खान जी का बहुत बड़ा अच्छा इंटरव्यू आया था। उन्होंने एक बात कही थी जो बात मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि प्रोड्यूसर अगर ज़िंदा है तो हम सब ज़िंदा हैं। और वही चीज़ उन्होंने ये किया था कि मेरी क्या फ़ीस है, फ़ीस छोड़ दीजिए, मेरे से कोई फ़ीस नहीं है मेरी। आप पिक्चर बनाइए, पिक्चर का क्या बजट जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या रिकवरी है, वो सब आप डिपार्टमेंट देखिए। और उसके बाद में जो भी रिकवरी आएगी, सबसे पहले प्रोड्यूसर को सेव करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर में कर रहा हूँ, 1 करोड़ की पिक्चर बनी है तो पहले 1 करोड़ प्रोड्यूसर का पूरा आ जाए, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास 1 करोड़ आएगा तो ही वो दूसरी पिक्चर बनाएगा। अगर लॉस में जाएगा तो दूसरी पिक्चर वो क्यों बनाएगा। तो उसी तरह से आमिर जी ने वो एग्जांपल दिया था, पहले मैं प्रोड्यूसर को सेव करता हूँ, फिर जो पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितने की पिक्चर खरीदी है वो, फिर उनको सेव करते हैं। और उसके बाद में पिक्चर का जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड से जो बिजनेस होता है उसका 50% ऑफ प्रॉफिट वो लेते हैं। फिर वो चाहे 1 करोड़ चाहे 50 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, वो उसमें 50% अपना लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ ही सीज टू इट कि भैया हर प्रोड्यूसर जिंदा रहे। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमारे अगर स्टार लोग भी समझ जाए, उसी को थोड़ा सा फॉलो करें, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सर बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है सर। सर देखो, आप एक निर्देशक के साथ साथ निर्माता भी रहे हैं, आपने फिल्म भी बनाई है। बतौर निर्माता जब आप फिल्म बनाते हैं या आपने जो बनाया है, उस समय क्या फ़र्क महसूस किया आपने? फ़र्क मैंने यही महसूस किया कि भैया देखो, एक क्या होता है, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होता है कभी क्रिएटिव फील्ड में घुस जाता है और प्रोड्यूसर बन जाता है, तो वो थोड़ा सा बजट को बैलेंस नहीं कर पाता। क्योंकि जब मैं दूसरे के लिए पिक्चर बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत 10-15% ऊपर नीचे बजट का होता है, तो मैं भी अपने बजट को मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं लॉस में हूँ। आज मैंने 30 से 35 लाख रुपए गंवाए उस पिक्चर में। लेकिन चीज़ क्या है कि वही बात हुई कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, प्रॉपर नहीं हो रहा था, इस हिसाब से आया नहीं वहाँ से पैसा। और मैंने जब पिक्चर बनाई थी और रिलीज़ की थी, उस वक्त थोड़ा सा बैड फेस भोजपुरी का चल रहा था, थिएटर में से कोई कलेक्शन नहीं आ रहा था, कोई थिएटर नहीं जा रहा था। और सबसे बड़ी बात सर, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, आपको थिएटर में लाने के लिए पब्लिक को आपको थिएटर सुधारने पड़ेंगे। आपको थिएटर में पिक्चर क्वालिटी जो आपकी आ रही है उसको देना सही करना पड़ेगा, साउंड सिस्टम आपको सही करना पड़ेगा। और वहाँ पे गर्मी में, आज की तारीख में बिहार यूपी में इतनी गर्मी होती है, और उस गर्मी के दौरान अगर कोई हमारा ऑडियंस तो 5-10 रुपये, 20-50-100 रुपये लगा के पिक्चर देखने आता है और पता चलता है कि भैया वो टॉर्चर होने आ गया है पिक्चर देखने के लिए। पिक्चर अच्छी है बुरी तो बाद में लगेगी, पहले उनको सहूलियत तो दी जाए, पहले क्वालिटी तो बराबर पिक्चर के रखें, साउंड तो प्रॉपर रखें, पिक्चर जो स्क्रीन पे दिख रही है वो तो प्रॉपर दिखे। और उसके बाद में आज की तारीख में बेचारे जब टॉयलेट आता है या एक नंबर करने जाते हैं तो बाथरूम की जो दिशा होती है, क्या बताएं। अभी निर्माताओं का एक समूह है, एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है मुंबई में। फिल्म निर्माताओं का जो ग्रुप है, जो एसोसिएशन है, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंचती है कि भोजपुरी सिनेमा को अन्य सिनेमा की तरह मेट्रोप्लेक्स में भी लगाया जाए, मल्टीप्लेक्स में भी लगाया जाए? मैंने कोशिश की थी, मैंने भी मुन्ना मजनू की पिक्चर बनाई थी, 24 कैरेट में लगाई थी, 1 शो लगी थी पिक्चर। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या होता है कि अभी हमारे, मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि भैया हमारे भोजपुरी ऑडियंस अफोर्ड नहीं कर पाएगी पिक्चर देखने के लिए जो प्राइस टैग होता है, मैं नहीं कहूँगा कि वो नहीं कर पाते। बट द थिंग इज़ दैट कि उनको इस तरीके से अभी जैसे फैमिली आना जब तक शुरू नहीं होगी पिक्चर में, थिएटर में पिक्चर देखने के लिए, और वो सब चीज़ें जो 24 कैरेट के अंदर जैसे सुविधाएँ मिलती हैं, अच्छा सब कुछ होता है, अच्छी पिक्चर दिखती है, साउंड क्वालिटी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा उनका प्राइस ऊपर होता है। तो इसके लिए हमारे जो थोड़ा सा थिंकिंग वो बदलनी चाहिए, थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा कि हमारे ऑडियंस अफोर्ड करें वो प्राइस। आपकी बातों से बार बार एक शब्द निकल कर आ रहा है और वह है पारिवारिक दर्शक। ऐसा क्या है कि परिवार आज भी भोजपुरी सिनेमा से अपने आप को दूर रख रहा है? क्या कमियां हैं उसमें जिसको पूरी करने की ज़रूरत है? पूरी जो मैंने बताया, वल्गैरिटी आपको
निकालनी पड़ेगी। और जो हर टाइम गाना शुरू होता है ढूंढी से जो गाते हैं। मतलब आपको ये लगता है, आप भी महसूस करते हैं और उसी क्रम में आपने जानलेवा में बिल्कुल अश्लीलता को दूर कर रखा है बिल्कुल अपनी। नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा है, एकदम साफ एक दौर था सुथरा। सर, पान खाए सैया हमार, बलम परदेसिया, धरती मैया, गंगा मैया तुहे पियरी चढ़े हुए, दुल्हा गंगा पार के। आज वो टाइटल, वैसा टाइटल, वैसे गीत संगीत कानों से बहुत दूर हो गए हैं। क्या वजह महसूस करते हैं आप? क्या करें, अभी देखो एल्बम इतने बनते हैं आजकल से, और एल्बम जो बन रहे हैं आजकल से क्या हो गया कि जो सोच हमारे यंग जनरेशन की आ गई है ना, वो थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा ज़्यादा चले गए हैं। अब जैसे कि आप यूट्यूब में देखो गाने बजते हैं 250 मिलियन, 250 मिलियन, इस तरीके से हर एक का एल्बम का इतना बड़ा हिट होता है। अब क्या होता है कि पब्लिक को जो पसंद आता है, तो हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और जो लिरिक्स राइटर हैं वो भी फिर उसी तरफ भागते हैं कि भैया ये चीज़ पसंद आई है ऑडियंस को, मे बी दे विल लव, हमारा भी ऐसा ही पसंद करेंगे, तो उसी में चले जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट देखो क्या होता है, कहानी के हिसाब से अगर आप सही जगह पे आपका गाना आ रहा है, वो डिमांड नहीं कर रहा है वल्गैरिटी, तो आपको बड़ा साफ़ सुथरे से उस गाने को देना पड़ेगा। आज जैसे आपने पुरानी पिक्चरों का जो नाम लिए, जो इतने मशहूर पिक्चर रही हैं सबकी सब जो रही, उनके क्या गाने अच्छे नहीं थे? क्या उनके ऑडियो उस टाइम बिके नहीं होंगे? बट थिंग इज़ दैट कि आज को हमारे को ऑडियंस को चेंज लाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको ऐसी चीज़ें पेश करनी पड़ेगी कि ताकि उनको ये सब चीज़ें को वापस अपनाएं। वो अपनाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, हम भी समझते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। सर बहुत लोग हैं जो एक या दो पिक्चरों को बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी बंद हो गई। मैंने वजह पूछी उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर जो भोजपुरी का बजट होता है उसका 50% सो कॉल्ड सुपरस्टार लेकर चले जाते हैं और बाकी 50% में राइटर, डायरेक्टर, ऑल आर्टिस्ट, ऑल पूरा यूनिटी, पूरी टीम को दिया जाता है। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है सर कि 1 करोड़ की फिल्म में 40 से 50 लाख आपका हीरो लेकर चला जाए और बाकी पूरी मेकिंग और पूरा स्टार कास्ट बाकी की 50 लाख में? क्या ये आपको उचित लगता है सर? एक निर्माता और निर्देशक की हैसियत से बताएं। बिल्कुल नहीं लगता सर, इसीलिए मैंने आपको वो आमिर खान का एग्जांपल आपको इसके लिए सुनाया, इसके लिए बताया कि भैया नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। बिकॉज़ क्या होगा कि आपकी तारीख में अगर आप जो बनाएंगे, आप स्टार को जब इतना पैसा दे देते हैं, उसके बाद हमारे को बाकी चीज़ों में सब करके पिक्चर कंप्लीट करना है, तो देयर विल बी कॉम्प्रोमाइज़ फ्रॉम डे वन टिल द कंप्लीशन ऑफ पिक्चर। डे वन से आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू हो जाते हैं। लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़, ड्रेस में कॉम्प्रोमाइज़, आर्टिस्ट में कॉम्प्रोमाइज़, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ चालू हो जाता है। जब कॉम्प्रोमाइज़ चालू हो जाएगा एंड फिर आप एक्सेप्ट करेंगे कि पिक्चर बहुत ज़्यादा चले और अच्छी बने और सब, वो तो वो बड़ा कठिन होता है। इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि भैया जस्ट बिकॉज स्टार ही हैं जो पिक्चर, देखो आज की तारीख में भी मैंने पिक्चर बनाई थी निरहुआ रिक्शा वाला, सही बता रहा हूँ। और जब मैं बिहार, यूपी में गया था, बिहार में गया था पिक्चर के प्रमोशन के लिए, तो वहाँ के ऑडियंस आज भी यही कहते क्या दिनेशवा ने पिक्चर बनाई है, क्या पिक्चर, बिकॉज आज भी उनको पता है कि भैया हमारे स्टार ही हैं जो इस पिक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, वही सब कुछ मिल के पिक्चर बनाते हैं। आज भी उनके दिमाग में ये थिंकिंग है। तो आज की तारीख में जब उनकी ये थिंकिंग है, तो हमको बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, ऐसा रहे, क्योंकि वो उनको ही अगर समझ के वो कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे स्टार कोशिश तो करें कि उनको भी खुश करने के लिए, उनका भी, प्रोड्यूसर को भी खुश करने के लिए, ताकि प्रोड्यूसर ज़िंदा रहेगा तो दूसरी पिक्चर बनाएगा, नहीं तो आज गिने चुने उंगलियों में भोजपुरी के प्रोड्यूसर्स हैं, गिने चुने। क्या अगर आपकी कहानी बहुत अच्छी है, संगीत पक्ष बहुत अच्छा है, तो क्या आप नए हीरो हीरोइन के साथ काम करने में हिचकेंगे? नहीं, क्या होता है, क्या है कि नए के साथ हिचकना तो नहीं होता। निरहुआ रिक्शा वाला जब मैंने बनाई थी तो दिनेश जी भी नए आए थे उस वक्त, ऐसी बात नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या हो जाता है, हमारे को एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटर कॉम होती है, फिर हमारे सब होते हैं, तो उनको ज़रा स्टार वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा होता है। उनको ऐसा लगता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग खरीदने आएंगे पिक्चर में, ऑडियंस उनको देखने आएंगे। तो इस हिसाब से क्या होता है कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर टू बी ऑन अ सेफर साइज, वो इस तरीके से स्टार लोग के पास जाके बनाते हैं। अब वो क्या बनाते हैं, मैं भी खुद
मैं भी आज मैंने भैया पहले जब निरहुआ रिक्शा वाला बनाई थी, जब दिनेश जी को लिया था, फिर मैंने कबो छूटे ना एक साथ बनाई थी, उसमें नए लोग को लिया था। दुलाल बेला बनाई थी, उसमें भी इतना कुछ, मुन्ना बजरंगी मैंने बनाई थी, उसमें भी नए को लिया था। लेकिन चीज़ क्या हुआ कि आज पिक्चर आप अच्छी बना ले, सब कुछ हो जाए, ऑडियंस आती है। और ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं आई थी, ऑडियंस आई, लेकिन उसके बाद में उनको वो स्टार खोजते हैं, उनको एक वैल्यू दिमाग में सेट है कि दिनेश जी, केसारी, पवन, इनका, और अभी जैसे रितेश पांडे आ गए हैं, बबलू, अपना बबलू कौन है वो, क्या नाम है, कल्लू जी, कल्लू जी, कल्लू जी का कल्लू बहुत जी, चिंटू जी, चिंटू जी, इनका सबका बहुत का सबका आ रहा है। अब ये 3 हीरो के बाद में अभी ये 3 हीरो और आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी अभी उनको लाइक करना शुरू कर दिए, तो हो जाएगा, वो धीरे धीरे होएगा, इट विल टेक टाइम, अभी हो जाएगा। श्रेष्ठ श्रीवास्तव जी के साथ, बतौर निर्माता श्रेष्ठ श्रीवास्तव जी के साथ आपने पहले भी एक फिल्म बनाई थी, और ये दूसरी फिल्म है उनके साथ आपकी, हाँ जी, भोजपुरी फिल्म। हाँ जी, हाँ इसमें निरहुआ के साथ आपने अक्षरा को भी लिया। जी, हाँ जी। कैसा पूरा समावेश कैसा रहा, कैसा माहौल रहा, किस माहौल में शूटिंग हुआ, श्रेय जी के साथ कैसा अनुभव रहा दूसरी फिल्म करके, और स्पेशली इनके साथ कैसा रहा, आपकी हीरोइनों के साथ? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपना चिंगारी पिक्चर बनाई थी श्रेय भाई के साथ पहले, जो उनको टोटल लॉस में था। फिर उसके बाद में 7-8 साल हो गए हम लोग ने फिर कुछ काम नहीं किया था भोजपुरी के ऊपर। लेकिन वापस जब थोड़ा मार्केट शुरू हुआ, और सबसे बड़ी बात वो जो सब्सिडी का जो माहौल आया है, और ऑडियंस थोड़ा सा जो काफ़ी लोग अभी भोजपुरी में बनाने के लिए आए, बिकॉज ऑफ यूपी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी की हुई है, उसके लिए काफ़ी लोग अभी आगे आ रहे हैं पिक्चर करने के लिए। और वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग वही एक पार्ट था, तो हम लोग ने भी अब जो ये जान लेबू का बनाई, उसी थॉट को लेके रखा हुआ है कि भैया एटलीस्ट हमारे को डिजिटल से हमारा पिक्चर का कॉस्ट निकल आएगा, और हम थोड़ा सा थिएटर, बिकॉज थिएटर अभी बंद है, थिएटर का कुछ कलेक्शन है नहीं, अब कब खुलेंगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो एटलीस्ट सब्सिडी से कुछ तो आ जाए, ताकि प्रोड्यूसर 10-15-20 लाख रुपए कमाए तो सही। एक तरह से देखा जाए तो अक्षरा की वापसी हो रही है जानलेबुका से, और जानलेबुका में उन्होंने कैसा अभिनय किया है, क्या रोल है, जरा सा थोड़ी सी जानकारी दें फिल्म के बारे में। जान वही ले रही है दिनेश जी की, जान लेबू का जो टाइटल है, वो हर कदम कदम में दिनेश जी की जान लेने के पीछे पड़ी है, और दिनेश जी परेशान होके किस तरीके से एक इंसान अपने घर में अपने लोगों को, अपने सब परिवार को किया था। उसका कारण ही ये था बिकॉज सी हैज़ अ वेरी स्वीट फेस, और बड़ा एक सोबरनेस उनके चेहरे पे है। जो भी बात वो कहेंगी वो हर इंसान विश्वास करेगा, और इसी तरीके से पूरे परिवार को उन्होंने अपनी झूठी कहानी बना के किस तरीके से परिवार का दिल जीता, और किस तरीके से दिनेश जी की जान ली उन्होंने कदम कदम पे, यही पिक्चर का हाईलाइट है। मतलब पूरी तरह से ये फिल्म पारिवारिक होगी? पूरी पारिवारिक, और पूरा मतलब अक्षरा जी का इतना अच्छा रोल है इस पिक्चर में, नो डाउट हमारे हीरो दिनेश जी है, तो दिनेश जी ने भी पूरी जान लगा दी है पिक्चर के अंदर, बहुत खूबसूरत काम किया है। डायरेक्टर दिनकर कपूर की नज़र में नंबर 1 पे अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? आए झगड़ा कराने के पीछे पड़े हैं आप। फिर भी नहीं सर। एक निर्देशक की हैसियत से आप एक नाम बताएं सर, क्या है, मैंने क्योंकि आपने सबके साथ काम किया है, क्या महसूस करते हैं, कौन बेहतर अदाकार है? नहीं देखिए, अभी देखो मैं अभी सबसे पहले कंफर्टेबल मैं दिनेश जी के साथ हूँ, बिकॉज मेरे हर लेवल मैंने उनको काम किया, वो मेरी सुनते हैं, मेरी समझते हैं, और पूरी कहानी हम जब शूटिंग में जाते हैं, पहले जब उनको कहानी का नरेशन देते हैं, उनके आउटपुट आते हैं, हमारे इनपुट जाते हैं, और किस तरीके से सॉल्व करके हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैंने पवन के साथ जब सिंदूरदान पिक्चर की थी, सिंदूरदान के बाद मैंने पिक्चर नहीं करी, 2-3 टाइम ट्राई किया है कुछ करने का, लेकिन कुछ चीज़ें उलझन में आ जाती हैं। हम करेंगे, मैं उनके साथ भी करेंगे। फिर दिनेश पवन जी के साथ किया, रवि जी के साथ मैंने 2 पिक्चर की, जैकी श्रॉफ जी को मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने काम कराया 2 पिक्चरों में। तो ऐसा नहीं है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का ये सब चक्कर मत छोड़ो सर। जो रोल देखो इट्स नॉट दैट कि भैया दिनेश जी हर चीज़ कर सकते हैं, वो लव स्टोरी भी कर सकते हैं,
एक्शन पिक्चर भी कर सकते हैं, ट्रेजेडी पिक्चर भी कर सकते हैं, मारपीट मतलब कॉमेडी भी कर सकते हैं। वंडरफुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, पवन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, चिंटू को मैं अभी देख रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा है, कल्लू बहुत अच्छा कर रहा है, सब के सब अभी अभी मंच गए। क्योंकि पहले जो होता था जब नए नए आते थे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था काम करना, समझाना पड़ता था उनको। अब आज की तारीख में समझाना नहीं पड़ता, उनको स्क्रिप्ट दे दो, वेल प्रिपेयर्ड सब के सब आते हैं। मतलब Well आप prepared। मान रहे हैं कि आज जो भी फिल्में बन रही हैं वो अच्छी फिल्में बन रही हैं, भविष्य में अच्छी फिल्में बनेंगी और धीरे 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 अश्लीलता हमारी इंडस्ट्री से दूर हो जाएगी। अश्लीलता तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से चल रहा है, मेरे ख्याल से 50-60% तो अभी हट ही गया है। और आज की तारीख में जिस हिसाब से जो भी पिक्चर बन रही है, आप टाइटल से देख लो, सब पारिवारिक पिक्चर ही लग रही है। जो जिसका आप टाइटल भी उठा के देख लो, सब लग रहा है कि सब पारिवारिक बना रहा है। बिकॉज हर एक को चाहिए कि भैया माँ बहन सिस्टर भाभी सबके सब फैमिली के साथ पिक्चर देखने आए, सब लोग ने थोड़ा सा बिकॉज तो ये वो घर में जब फोर्स हो जाएगा कि भैया हमको पिक्चर दिखाने चलो, हमको दिखाओ ये पिक्चर, हमने सुना है बहुत अच्छी है, तो वो जब बातें आ जाएंगी ना तो हमारी इंडस्ट्री अपने आप तरक्की करेगी। फिर भी एक बतौर निर्देशक एक सवाल मेरे मन में अभी भी कसक रह गई, नंबर 1 पर किसको देखते हैं आप? यार नंबर का है पकड़ के बैठे इतना नहीं देखिए, नंबर 1 100% दिनेश जी तो पहले है ही। क्योंकि हीरोइन में कौन है? अभी हीरोइन में देखो, मैंने पुरानी हीरोइन लोग के साथ जो पहले थी उनके साथ किया, इतना तो अभी नए लोग के साथ इतना किया नहीं। काजल रंगानी का मैंने अच्छा सुना हुआ है, फिर अपना अक्षरा जी आई नहीं अभी, वो कर ही नहीं है, फिर और सी बहुत सी हीरोइनें हैं जो कर रहे हैं, सबका अच्छा जा रहा है। संगीत पक्ष बहुत मायने रखता है भोजपुरी में। हम्म। आपने बहुत संगीतकार के साथ काम किया है, किसके ऐसे गीत लगे जो आपके दिल को बहुत छूते हों या बहुत करीब पाते हों? देखो मैं जोड़ी टूट गई वो, मैं तो उनके साथ में बड़ा खुश था, राजेश रंजीत जी के साथ, जिन्होंने हमारी निरहुआ रिक्शा वाला का दिया था म्यूजिक दिया। वो जोड़ी इन्होंने क्यों तोड़ी, किस लिए तोड़ी, और मैं कभी आज तक ना उससे पूछा, रजनीश से ना राजेश से, मैं किसी से नहीं। राजेश से मैंने अलग काम किया, रजनीश के साथ मैंने अलग काम किया, दोनों के साथ अलग अलग काम किया, लेकिन जो होता है ना पूछना ये दरार क्यों पड़ी, उसमें उनको भी बोलने में झिझक होगी, उसको भी बोलने में झिझक होगी। बस मैंने यही कहा कि जोड़ी मत तोड़ो, आप लोग दोनों मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर मैंने अभी ये पिक्चर में हमारे ओम झा को लिया, धनंजय की के साथ किया, राजेश गुप्ता जी के साथ मैंने काम किया। ओम झा का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा काम करते ओम झा जी, बहुत अच्छा काम करते। बस थोड़ा सा एज ए बड़ा होने के नाते सिर्फ की दूंगा, थोड़ा लिमिट में काम करे, क्वालिटी काम करे तो और बेटर हो जाएगा। ओके, एक संदेश उन कलाकारों के नाम जिनको आज लगता है कि सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप गुरु तुल्य हैं, बहुत लोग आपका गुरु भी मानते हैं आपको अपना, तो उनके लिए एक संदेश क्या है जो वो सही रास्ते पे चले और सही समय पे फिल्म कंप्लीट हो और निर्माता की कंपनी हमेशा चलती रहे? बस सही रास्ते में ये कहूँगा, बड़े बड़े समझदार सब लोग हैं, प्रोड्यूसर को ज़िंदा रखो, इंडस्ट्री ज़िंदा रहेगी। सब समझदार हैं, उनको मेरी समझाने की ज़रूरत है नहीं, बस एफर्ट उनकी तरफ से आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।